नमस्कार दोस्तों, जी क्यू पप्सा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जो हमारा ऐसे राइटिंग का वीडियो होता है या हम कह सकते हैं यूपीएससी या पीसीएस में ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस का जो हमारे वीडियो होता है उसमें एक और हम आज ऐसे लेके आए हैं, क्योंकि आज संडे है और संडे को अक्सर हम ऐसे का एक टॉपिक या ऐसे लेके आते हैं। निबंध कैसे लिखा जाता है और निबंध का एक वीडियो लेके आते हैं, क्योंकि हमारे जो आरएस मेंस में भी है तो निबंध लिखना पड़ता है हमें हिंदी में 4th पेपर में। तो उस पर्पज़ से लेके आ रहे हैं और साथ ही ये मतलब यूपीएससी की तर्ज पे इसलिए लिखते हैं कि हमारे पास एक अच्छा कंटेंट भी मिल जाए हमें। और क्योंकि ये यूपीएससी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है ऐसे का, तो वहीं से हमने उठाया कि भाई यहाँ ऑथेंटिक है, क्योंकि यूपीएससी ने पूछा है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है उस वजह से। और साथ ही आप ये निबंध केवल यूपीएससी के तर्ज पे या यूपीएससी के हिसाब से मत देखिए, इसको हम यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट, यूपीएससी सीडीएस, एनडीए या ये कह सकते हैं स्टेट पीसीएस, बैंक पीओ, एसएससी मेंस, सीजीएल, तो इन सब में जहाँ जिस एग्ज़ाम में निबंध का पोर्शन होता है तो उसमें हम है जो इसे सीख सकते हैं और जो निबंध राइटिंग की प्रैक्टिस है उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो आज का जो हमारा निबंध है वो कुछ इस प्रकार है और उसका टॉपिक, ये निबंध की जो हेडिंग है, टॉपिक है कि विवेक सत्य को खोज निकालता है। तो ये जो यूपीएससी 2019 में मेंस में पूछा हुआ ऐसे हमने वहीं से यानी कि इसको लिया और लिखा। तो अब देखते हैं हमने इसमें क्या लिखा है और क्या लिखना चाहिए था, और इसकी और क्या क्या इस कंटेंट में कुछ चीज़ें कम हो सकती हैं, या फिर ये कह सकते हैं आप भी अपने सुझाव या फिर कमेंट बता सकते हैं कि जिसमें हम इसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो विवेक सत्य को खोज निकालता है। कैसे विवेक सत्य खोज निकालता है? हमने ऐसे की कुछ शुरुआत इस प्रकार की कि आए दिन हम अखबारों में एक खबर सुनते हैं कि शहरों और मतलब जैसे हमने एक ये डायरेक्ट एक ऐसी कहते हैं ना कि ऐसे या तो आप कोई कोटेशन से शुरू करिए या किसी कहानी से शुरू करिए या किसी घटना से शुरू करिए। तो हमने जो एक छोटी सी घटना के माध्यम से इसको ऐसे को लिखना शुरू किया कि आए दिन हम अखबारों में एक खबर सुनते हैं कि शहरों और नहीं सॉरी कि चोरों ने सेवानिवृत्त अधिकारी के बैंक खाते से एटीएम पिन मांगकर धोखाधड़ी से पैसे निकाल दिए। फिर आगे हमने लिखा कि क्या बैंक द्वारा समय समय पर दी जाने वाली सार्वजनिक सूचनाएं एवं मोबाइल पर भेजे जाने वाले संदेश क्या कि अपनी बैंक संबंधी गोपनीय जानकारी किसी से साझा न करें को नज़रअंदाज करना ही शिक्षित एवं जागरूक लोगों का विवेक है। क्या यही विवेक है? लोग मतलब जानते हुए भी मतलब ये जानकारी बता देते हैं कि हम बैंक से बोल रहे हैं, आपके पासवर्ड बता दीजिए, आपका एटीएम जो वैलिडिटी ख़त्म हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, हम उस बैंक के मैनेजर बोल रहे हैं। और ऐसा करके लोगों से नंबर मतलब यानी कि उसको बेला फुसला के नंबर पूछ लिए जाते हैं और उसके खाते से पैसे निकाल दिए जाते हैं, अकाउंट से पैसे निकाल दिए जाते हैं। क्या लोगों का यही विवेक है? और अधिकांश आप देखते हो पढ़े लिखे लोग ऐसा करते हैं, क्योंकि अनपढ़ लोगों के पास अकाउंट भी नहीं है ज़्यादातर तो, या फिर वो मतलब बताते नहीं, बात ही नहीं करते हैं, फ़ोन ही नहीं उठाते कि आवाज़ समझ में नहीं आती आपकी, ये हो गया वो हो गया, या जो उनके पास बहुत कम पैसे रहते हैं अकाउंट में जो भी है। लेकिन ज़्यादातर आप देखो पढ़े लिखे लोग इसके जो है जैसे में फंस जाते हैं। आप देखते हो रिटायर्ड पर्सन होता है ज़्यादातर, आर्मी पर्सन हो या जो भी सर्विस के हैं, वो उन लोगों के साथ ये अन्याय होता है या उनके खाते से पैसे निकाल दिए जाते हैं। तो ये क्या गया है? तो अगर लोगों में विवेक होता तो सत्य क्या है ये भी पता चल जाता। अगर यही विवेक है कि मतलब जानते हुए भी आप अनजान बन रहे हो तो फिर सत्य क्या है? आगे हमने लिखा अगले पैराग्राफ में कि अगर हम मध्यकाल में होते और पृथ्वी केंद्र में है या सूर्य के मुद्दे पर बहस होती तो जाहिर सी बात है कि हम पृथ्वी को ही केंद्र में मानते, क्योंकि आज हमें तो सूर्य घूमता हुआ दिखता है लेकिन रियलिटी क्या है? और सूर्य उसके चारों चक्कर लगाता है, परंतु सत्य क्या है? क्या सच में सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है? क्या हम कह सकते हैं क्या सच में सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है? इसलिए सत्य को जानने के लिए विवेक की आवश्यकता होती है, और विवेक के मूल में होता है ज्ञान और बुद्धि, जो कहीं ना कहीं किसमें थी? कोपरनिकस, गैलीलियो आदि तत्कालीन जो बुद्धिजीवी या वैज्ञानिक थे। जो ज्ञान और बुद्धि जो कहीं ना कहीं कोपरनिकस, गैलीलियो आदि तत्कालीन वैज्ञानिकों या बुद्धिजीवियों में थी, जिन्होंने सत्य खोज निकाला, जो आज भी शाश्वत और अटल है कि कौन को मतलब कौन घूम रहा है? केंद्र में सूर्य है और पृथ्वी घूम रही है। आगे हमने लिखा कि अगर हम विवेक के माध्यम से सत्य को खोजना है, कि अगर हमें विवेक के माध्यम से सत्य को खोजना है तो एक पौराणिक कहानी से समझते हैं कि मतलब किस प्रकार विवेक से सत्य खोजा जा सकता है। तो ये पौराणिक कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक बार एक राजा के दरबार में दो औरतें किसी एक ही बच्चे को लेकर झगड़ती हुई आती हैं और न्याय की गुहार लगाती हैं। राजा के लिए ये मुद्दा बहुत पेचीदा हो गया कि इसका हल कैसे निकाला जाए। दो औरतें आ गई एक बच्चे को लेकर, अब किसका बच्चा है ये कैसे राजा पता करें? काफ़ी देर तक चली बहस के बाद राजा ने अपने विवेक से निर्णय लिया, ये राजा का विवेक ही था यहाँ, विवेक से निर्णय लिया और कहा तलवार लाओ, बच्चे को काट कर दोनों औरतों में बांट दिया जाए। तब एक औरत ने कहा तब एक औरत ने कहा कि बच्चा उसको दे दिया जाए। शायद सत्य क्या था? न्याय हो गया था। मतलब जिस औरत का बच्चा नहीं था उसने बोल दिया कि उस दूसरी औरत को जो बच्चा दे दीजिए, क्योंकि बच्चे को काट दिया जाएगा तो फिर वो उसको मिलेगा भी नहीं वैसे भी, क्योंकि उसने शायद झूठा आरोप लगाया था।
अगले पैराग्राफ में हमने लिखा कि अब प्रश्न ये है कि विवेक सत्य को कैसे खोज निकालता है और विवेक है क्या। सबसे बड़ी बात है विवेक ही क्या है या क्या होता है विवेक। तो विवेक को बुद्धि भी कहा जाता है, जो ज्ञान एवं सूचना द्वारा संचालित होती है। यदि एक व्यक्ति को ज्ञान एवं सूचना है तो वो उसकी जानकारी तक सीमित है, जबकि उसी ज्ञान एवं सूचना को उसने अपने जीवन में अपनाया है तो हम उसको क्या कहेंगे, या अनुभव किया है तो वो उसका विवेक है। जीवन में अपना या अनुभूत किया है तो ये उसका विवेक है। क्योंकि जानकारी, सूचना, ज्ञान एवं सूचना सबको होती है, सबको पता होता है। जो ठगी के शिकार होते हैं उनको पता होता है कि किसी भी फ्रॉड, उनके पास मैसेज भी आता है। सरकारें, बैंक समय समय पर सूचना देखते हैं, हम विज्ञापन देखते हैं कि बिना बैंक किसी को फ़ोन नहीं करती हैं। बैंक के नाम पे आने वाले फ़ोन धोखाधड़ी या उनके होते हैं, आप फ़ोन मत उठाइए। ये बिचौलिए होते हैं, बीच में ऐसे ही लोग होते हैं, उसके चोर सक्के होते हैं, उनके फ़ोन ना उठाएं आप, किसी प्रकार कोई जवाब ना है। बहुत बार बैंक मैसेज भेजती है लेकिन कौन ध्यान ही नहीं देता। लेकिन अनुभव नहीं है, मतलब ये कह सकते हैं कि सबको कहते हैं ज्ञान तो सबको है लेकिन अनुभव सबको नहीं है। जैसे सदा सत्य बोलना चाहिए लेकिन बोलते कितने, तो मतलब बोलते कितने ये कह सकते हैं। सदा सत्य बोल सबको पता है, ज्ञान है, लेकिन व्यवहार में कौन अपनाता है। तो ये हो गया विवेक है कि अगर आप उसको व्यवहार में उतारते हो या आप दैनिक जीवन में उसमें काम में लेते हो तो फिर वो आपको विवेक हो जाएगा। आगे हमने लिखा कि अगर हम सनातन भारतीय संस्कृति के दर्शन और मध्यकाल के साथ समकालीन वैश्विक दार्शनिकों के सिद्धांतों को देखें तो पाएंगे कि उन्होंने विवेक में सत्य खोजने की बात को स्वीकारा है। भारतीय संस्कृति में भी और साथ ही मध्यकाल और समकालीन जो वैश्विक चिंतक हैं या वैश्विक जो हम दार्शनिकों की बात करते हैं, जैसे सुकरात, प्लेटो, अरस्तु आदि ने भी अपने सद्गुणों में विवेक को अहमियत दी है। जैसे प्लेटो ने कहा था कि प्लेटो के अनुसार विवेक शासन का राजा होता है, और सुकरात ने कहा था ज्ञान ही सद्गुण है जो विवेक को जागृत करने पर आधारित है। और अंततः अरस्तु ने भी कहा था कि विवेक को बौद्धिक सद्गुण कहा है, मतलब यानी अरस्तु ने भी जो है विवेक को बौद्धिक सद्गुण कहा है। तो ये दार्शनिकों का पक्ष है कि उन्होंने विवेक को माना है, न कि आप सत्य, मतलब विवेक को कैसे, विवेक सत्य को कैसे खोज निकालता है उसको बताएं, तो उन्होंने विवेक की बात की है। इस प्रकार विवेक सत्य की तह तक पहुंच ही जाता है, क्योंकि नीति शास्त्र के अनुसार व्यक्ति द्वारा दो विपरीत परिस्थितियों में एक संतुलित निर्णय अंतरात्मा या विवेक से ही लिया जा सकता है। जब आप द्वंद्व में फंस जाते हो, वो शायद हम देखते हैं कि गीता में भी एक आ गया कि द्वंद्व की स्थिति होती तब आपको क्या करना है। जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, अर्जुन इस द्वंद्व में फंस जाता है कि युद्ध भी करना है और किससे करना है, अपने ही भाइयों से। तो अपने ही भाइयों से, यानी कि जो उनके ताऊ जी के लड़के मान लीजिए हम, तो वो चाचा ताऊ के लड़कों से युद्ध करना है, तो अपने परिवार के लोगों से ही लड़ना है, ये तो हमें धर्म संकट में पड़ गया। फिर भगवान श्री कृष्ण उसको जो है उसका धर्म या कर्तव्य उसके से अवगत करवाते हैं, इसलिए वो फिर बाद में युद्ध करता है। तो ये कह सकते हैं हम दो विपरीत परिस्थितियों में एक संतुलित निर्णय अंतरात्मा या विवेक से ही लिया जा सकता है। जैसे एक सामाजिक सेवा अधिकारी के रूप में कार्यरत प्रशासक ये अच्छी तरह से जानता है कि उनके पास आए वृद्ध दंपति पेंशन की मांग कर रही है, जबकि उनके पास कोई वैध प्रमाण पत्र नहीं है, जैसे परिचय पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, कुछ भी नहीं है उनके पास, और वो जो है पेंशन के लिए, वृद्ध पेंशन के लिए आए हैं नहीं है। और उनका कर्तव्य इस प्रकार के असहाय मजदूर लोगों की सहायता करना, तब शायद उस अधिकारी का विवेक प्रमाण पत्र बनाने संबंधी विभाग से, मतलब प्रमाण पत्र बनाने की ओर होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रमाण पत्र लेकर नहीं आए वो लोग, और वो जो अधिकारी वो जानता है कि हो सकता है कहीं खो गए हो या कुछ भी कारण हो गए हो, मतलब उसके गुम हो गए हो या वो कागजात या कहीं भूल गए हो या कुछ भी समस्या है, लेकिन इनको अब पेंशन चाहिए, क्योंकि ये यहाँ तक आने में भी जो उनका जो मतलब किराया भाड़ा जो भी लगा है, पता नहीं कहाँ से लेके आए होंगे, एडजस्ट कर कैसे भी करके लेके आए होंगे। और वृद्ध लोग हैं, अब हो सकता है कि उनके घर में, परिवार में कोई है या नहीं है, कुछ तो मजबूरी होगी तो इन खुद को आना पड़ा है, वरना कोई और भी आ जाता। तो अब एक जो अधिकारी बैठा है वो सामाजिक सेवा अधिकारी, वो ये समझ सकता है। तो और वो उसकी असहाय और मजबूर लोगों की सहायता करना शायद उस अधिकारी का विवेक। फिर जाएगा कहाँ, प्रमाण पत्र बनाने संबंधी विभाग से अतिशीघ्र प्रमाण पत्र उस वृद्ध दंपति की सहायता कर अपने कर्तव्य का उचित तरीके से पालन करने संबंधी सर्वोच्च निर्णय की ओर अग्रसर होगा। तो उसका सर्वोच्च निर्णय क्या है कि माना कि उसके पास, या जो वृद्ध दंपति आई उसके पास जो कागजात नहीं है, लेकिन उनको कहा जाए कि आप 1-2 दिन में कागजात हैं तो सबमिट करिए या भिजवा दीजिए। और हो सकता है कि सामाजिक सेवा अधिकारी के पास में ही जो ये डिपार्टमेंट, ये कागजात बनने वाला डिपार्टमेंट हो या ऑफिस कार्यालय हो, तो वहाँ से भी वो उसका एक विवेक ये निर्णय है कि वो वहाँ से कागजात बनाने का आदेश दे सकता है। ये कह सकता है कि इससे संबंधित कोई फाइल या रिकॉर्ड है वो आप भेजिए, और उसके माध्यम से इनको जो है दिया
दिया जा सकता है, राशन दिया, पेंशन दी जा सकती है, और उनको एक हिदायत दी जा सकती है या कहा जा सकता है कि आपको इतने दिन के अंदर अंदर जो डॉक्यूमेंट है वो लाके सबमिट करवाने। तो ये एक अच्छा विवेक मतलब कि सर्वोच्च निर्णय हो सकता है कुछ सामाजिक सेवा अधिकारी का। तो ये उसके विवेक पर आधारित है, ऐसा नहीं वो बोलते कि नहीं आप जाइए, कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास कोई सबूत ही नहीं है। तो वो मतलब उनकी सहानुभूति के साथ साथ आप वो समझ रहे हो कि मतलब उसके दर्द को ही समझना, और उसके साथ मतलब यानी उसके फीलिंग को उस स्तर पर समझकर जो आप निर्णय ले रहे हो वो मतलब यानी कि एक प्रशासक के गुण में आपके विवेक को मतलब साबित करता है। अब आगे हमने लिखा कि पुनर्जागरण एवं धर्म सुधार आंदोलनों की सफलता में भी कई विवेकशील बुद्धिजीवियों मार्टिन लूथर, मैकियावेली, राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर आदि का योगदान रहा। और ये जानते हैं कि सर्च केंद्रित धर्म अंधविश्वास में डूबा है। जो सर्च केंद्रित धर्म व्यवस्था थी मतलब यानी कि ब्रिटेन में मान सकते हैं हम यहाँ पे, या जो विदेशों में भी थी, और धीरे धीरे उसने क्या साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद को जन्म दिया। तो वो कहीं न कहीं डूबा हुआ गलत अंधविश्वास था। तो साम्राज्यवाद या उपनिवेश के नाम पर गरीब देशों का शोषण करना अनुचित यानी राजनीति नहीं है। ये भी है कि जो मतलब साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद के नाम पर क्या करे, अशिक्षित लोगों को पता ही नहीं उनके अधिकारों का, राइट्स का, तो फिर उसका आप शोषण कर रहे हो, तो ये आपका विवेक नहीं हो सकता है। शोषण करना अनुचित यानी अनुचित राजनीति है। आगे लगा सती प्रथा, विधवा विवाह पर पाबंदी तत्कालीन समाज का काला सच था। इसलिए इन मनुष्यों के विवेक ने सत्य को पहचान कर समाज में आधुनिक शिक्षा, तर्क बुद्धिवार, धर्म की वैज्ञानिक व्याख्या, आदर्श समाज, वो समाज की इनमें कह सकते हैं आदर्श समाज, वो महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए सती प्रथा का अंत, विधवा विवाह को प्रोत्साहन और शोषित जनता में स्वतंत्रता की आग लगाई। यानी कि आप स्वतंत्रता के लिए आप लग सकते हैं, क्रांति कर सकते हो, तभी जाके हमारी भारतीय स्वतंत्रता में ये जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन हुआ, लोगों ने बढ़ चढ़ भाग लिया, जनमानस ने वृहद स्तर पे जो राजधानी मतलब गांधी जी के जो भी आंदोलन रहे उसमें इतने जनमानस से जो भीड़ है इकट्ठा हुई, कहीं न कहीं लोगों में जागरूकता आई, विवेक उनके मतलब यानी कि बुद्धि और विवेक कहीं न कहीं जागा उनका कि हाँ हमें भी है, जो हमारे भी अधिकार नाम की कोई चीज़ होती है, हमें आज़ादी चाहिए, आज़ादी भी कोई चीज़ होती है। तो इन चीज़ों को ये विवेक होता है उनका, या विवेक के आधार पर ही ये ऐसे निर्णय लिए जा सकते हैं। और वर्तमान में भी हमें संवैधानिक प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल को कुछ विवेकाधीन शक्तियाँ दी गई हैं या प्रदान की गई हैं, जो लोकतंत्र को मजबूत बनाकर जनमानस में लोकतंत्र की छवि को बरकरार रखे। क्योंकि वर्तमान में भारत की, हम कह सकते हैं हमारे देश की राज्य व्यवस्था में व्याप्त समस्याओं जैसे अपराधियों का राजनीतिकरण, जाति का राजनीतिकरण, भ्रष्टाचार, भीड़ द्वारा हत्या जैसे मॉब लिंचिंग आजकल बहुत ट्रेंड में है, मतलब काफ़ी समय से है लेकिन एक नया वर्ड आया है, आदि मतदान व्यवहार को प्रभावित कर लोकतंत्र की सही मायने में परिभाषा सिद्ध नहीं करते हैं। क्योंकि ये कहीं न कहीं है जो विवेक या बिना विवेक से ही लोग जैसे प्रभावित हो जाते हैं, तो ये हमारे लोकतंत्र के लिए भी एक तरह से खतरा है, हानि है हम कह सकते हैं। और आगे हमने लिखा, इसलिए विवेक आधारित निर्णय शासन को जन अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए मजबूर करता है। अगर विवेक आधारित निर्णय लेंगे तो शासन प्रशासन को भी क्या है, जनता के जो है उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरना पड़ेगा। क्योंकि आपने अगर अपना मतदान या मत दिया है या वोट दिया है, तो आपने शासन प्रशासन की भी, आपके जनप्रतिनिधि उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आपने जो है वोट लिया है तो उसको वापस, जो उनका कर्तव्य है वो भी अपना दायित्व निभाए। विवेक को सत्य खोजने में एक लंबी दूरी मतलब प्रक्रिया तय करनी पड़ती है, क्योंकि सत्य शाश्वत है और कड़वा है। क्योंकि सत्य कोई नहीं मतलब कहें तो सबको कड़वा लगता है, और वहाँ तक पहुँचने के लिए एक लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जो इतनी आसानी से किसी को भी स्वीकार या हजम नहीं होता। अगर आप सत्य बात बोलोगे तो लोग बुरा मान लेते हैं, ऐसा कहा जाता है कि सही बोलने पर लोग बुरा मान लेते, तो ये रियलिटी है जो पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा ही है। अब यहाँ हमने एक और घटना का जिक्र करते हुए लिखा कि कुछ ढोंगी बाबाओं की काली करतूतें जो धर्म अध्यात्म के नाम पर गलत कर रहे थे, उनके पकड़े जाने पर भी माइंड वॉश किए हुए उनके कुछ अंध भक्त एवं अनुयायी इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे, जबकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने ऐसे पाखंडियों को जेल में भेजने का फैसला सुनाया हो। मतलब लोग इतने अंधविश्वासी और यानी कि उनमें कुछ विवेक ही नहीं है कि भाई माननीय जो सुप्रीम कोर्ट है वो गलती नहीं कर सकता है। मतलब गलती ये नहीं है, गलती करेगा तो वो अपना सुधार भी देगा। न्यायिक पुनरावलोकन भी एक व्यवस्था होती है जो न्यायालय द्वारा की गई गलतियों को वो वापस सुधार सकता है। लेकिन न्यायालय ने कोई डिसीजन देता है तो वो बहुत सोच समझ कर देता है, ऐसे ही नहीं देता है। तभी तो लोग कहते हैं ना कि वो जाते हैं न्याय में, या न्याय का मंदिर कहा जाता है न्यायालय को। और कुछ भी एक छोटा सा मामला होता तो लोग कहते हैं कि मतलब आज भी न्याय व्यवस्था पे विश्वास है लोगों को कि आई विल सी यू इन द कोर्ट, मैं तुझे कोर्ट में देख लूँगा। क्योंकि मतलब सारे कहते हैं कि पेंडिंग पड़े हैं मामले, निर्णय बहुत लेट आते हैं, भारत की न्याय व्यवस्था बहुत ढीली है तो भी इनका न्याय व्यवस्था में टाइम भले लगता हो, लेकिन जो निर्णय आते हैं वो मतलब एकदम सही और खरे आते हैं। तो लोग भी इसीलिए भले कितने ही पेंडिंग मामले पड़े हो, ऐसा माना जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में लगभग
65 करोड़ मामले पड़े हैं और नीचे अदालतों में 250 करोड़ मतलब मामले पड़े हैं, पेंडिंग पड़े हैं। और मतलब 65,000 मामले सुप्रीम कोर्ट में पड़े, नीचे लगभग 2.5 करोड़ मामले हैं जो निचली अदालतों में पेंडिंग पड़े। फिर भी जो लोग हैं क्या कहते हैं कि मैं तो जो कोर्ट में देख लूँगा। इसका मतलब कोर्ट और जो हमारी न्याय व्यवस्था है उस पर लोगों का आज भी विश्वास है। इसलिए आगे हमने लिखा, और जो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो जेल में भेजने का जो फैसला सुना है, इसलिए ज्ञान एवं सूचनाओं को जीवन में अद्भुत कर विवेक से निर्णय लेकर सत्य की खोज की जाती है, जिससे हम अपने बुजुर्गों द्वारा दिए जाने वाले ज्ञान एवं शिक्षा से प्रमाणित कर सकते हैं। हमारे बुजुर्ग जो ज्ञान देते हैं तो वो कहीं ना कहीं उनका विवेक कि हमने ये गलतियाँ पहले की भाई आप मत करो, तो ये हमें समझाते हैं कि आपको ये गलतियाँ नहीं करनी है। तो इस प्रकार हम ये समझ सकते हैं। और आगे हमने लिखा कि हाल ही के कुछ वर्षों में फेक न्यूज़ का चलन कुछ ज़्यादा ही हो गया है और हम सब जानते हैं कि ये गलत है, सत्य नहीं है, फिर भी अधिकांश लोग इसे धड़ल्ले से स्वीकार कर लेते हैं, जो भले ही हमारे समाज एवं देश के लिए असुरक्षा का माहौल तैयार कर दे। फर्जी न्यूज़ होती हैं फिर भी कहते हैं ना, गलत चीज़ें बहुत जल्दी फैलती हैं तो लोग उसको फैलाते हैं, लेकिन अपने विवेक से निर्णय लिया जाए कि ये चीज़ सही है नहीं है, कहाँ से आई है, तो उसका आप थोड़ा बहुत भी सोच समझ के करते हो तो मतलब तो और अपना एक जागरूक नागरिक होने का धर्म निभाते हो तो आदि जो अफवाहें या जो फर्जी न्यूज़ हैं वो बंद हो जाएगी और आदि जो घटनाएं घटित होती हैं जो अफवाह के आधार पर वो बंद हो जाएगी। फिर हमने लिखा कि निष्कर्षतः ये सिद्ध एवं प्रमाणित हो चुका है कि विवेक सत्य की खोज कर सकता है। इसलिए व्यक्ति, समाज, शासन प्रशासन को देश में व्याप्त बुराइयाँ क्या हैं, जैसे असत्य, भ्रष्टाचार, बुराइयाँ मतलब असत्य, क्योंकि हमें सत्य खोजना है तो असत्य को क्या करना पड़ेगा, भगाना पड़ेगा, नष्ट करना पड़ेगा। और भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अशिक्षा, बाल श्रम आदि को दूर करने के लिए शिक्षा पाठ्यक्रम में सत्य एवं विवेक को परिभाषित करने वाली नैतिक शिक्षा और हमारे महापुरुषों की जीवनियाँ ज्ञान, उसका जीवनीय ज्ञान जैसे नानक, बुद्ध मतलब गुरु नानक हैं, गौतम बुद्ध हैं, गांधी जी को शामिल करना चाहिए। हम जरूरी नहीं है कि 3 का ही हो, बाकी हमारे जो महापुरुष है रविंद्रनाथ टैगोर हो, सरदार पटेल हो, जिनकी मतलब जीवनी से हमको सीख सकते हैं, लाल बहादुर शास्त्री हो सकते हैं, शास्त्री, नेहरू जी, कोई भी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, तो उनके जो भी जीवनी से जुड़ी हुए हैं ज्ञान है, उसका जो उनका विवेक जहाँ जहाँ काम में आया है, उन्होंने जो निर्णय लिए उनको मतलब यानी कि हमारी जो है स्कूल पाठ्यक्रम है तो बच्चों में भी एक तरीके से जो विवेकशील हो जाएंगे बच्चे शुरू से ही, और विवेक और वास्तविक जो भी निर्णय लेंगे अपने विवेक के आधार पर लेंगे, तो ये जो शामिल करना चाहिए। साथ ही शासन प्रशासन में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की लागू करना चाहिए कि आप नैतिक पक्ष क्या है ये भी जाने और प्रशासक लापरवाह न बने, उसका नैतिक पक्ष होते हुए भी नैतिक पक्ष भी जाने और प्रशासनिक और जो भी कानूनी पक्ष है उन दोनों को साथ तालमेल बैठा के काम करें। तो द्वितीय प्रशासनिक सुधार की सिफारिश को शासन में नैतिकता को लागू कर प्रशासकों को भी दृढ़ संकल्प व प्रतिबद्ध बनाया जा सकता है, जिससे भारत में जनसंख्या लाभांश है वो सामाजिक मानवीय पूंजी के रूप में निर्मित होगी और सामाजिक न्याय की स्थापना, सभ्य समाज की स्थापना होगी। मतलब सामाजिक न्याय की स्थापना होगी, साथ ही सभ्य समाज की जो है स्थापना होगी। तो इस प्रकार तो आज का निबंध है, हालांकि ये यूपीएससी में आया हुआ है तो हमने यूपीएससी की तर्ज पे ही लिखा है इसको, लेकिन स्टेट पीसीएस जो अभी हमने बात की थी, यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट हो, सीजीएल हो, एसएससी सीजीएल मेंस हो, बैंक पीओ हो, तो इन विभिन्न एग्जाम में जिनमें ऐसे आता है तो उसमें भी ये आप जो इम्पोर्टेंट उसमें लिख सकते हैं। साथ ही ये यूपीएससी के जो 4th पेपर में एथिक्स वाला उसमें भी काम आ सकता है। और राजस्थान स्टेट पीसीएस की बात करें तो पेपर 2 में एथिक्स हैं आरएस मेंस में, तो आरएस मेंस के पेपर 2 में भी अगर केस स्टडी आता है या कोई एक ऐसा कोटेशन दे दिया जाए, विवेक सत्य को खोज निकालता है, अरस्तु, प्लेटो या किसी का एक कोटेशन आ जाता है तो उसको हम सिद्ध करने के लिए भी इनमें से कुछ चीज़ें या कंटेंट उठा सकते हैं जो हमारे काम आ सकता है। तो आज का हमारा भले ये निबंध हो लेकिन इससे जुड़ा हुआ है, ये मतलब एथिक्स वाले पोर्शन में भी हमारे काम आ सकता है। तो ये मतलब कहते हैं ना एक छोटा सा ऐसे है वो इसको मल्टी डायमेंशनल भी समझ सकते हैं, बहुपक्षीय भी हैं, जो मतलब हमारे एक सब्जेक्ट में नहीं आके 2-3 सब्जेक्ट में भी ये काम आ सकता है। तो उम्मीद करते हैं आज के ऐसे से ज़रूर आपने कुछ सीखा होगा और ऐसे वीडियो और हम लाते हैं कि संडे का हमारा जो प्रयास रहता है कोई ऐसे का लाने का जिसमें हम फिलहाल अगर हम 250 शब्दों में लेके आते हैं तो शायद वो सिर्फ हम आरएस को टारगेट करके ही लेके आएंगे, लेकिन ऐसा सोचते हैं कि कोई भी और भी लोग इससे कुछ सीखें या उनको सीखने को मिले, तो हमारा जो प्रयास है तो हमें उसका जो कहते हैं ना किसी एक बंदे को भी हेल्प मिलती है तो हम सोचते हैं कि हमारा जो प्रयास है वो सफल है। तो इसी पर्पज़ से जो है हम ये संडे को निबंध वाला लेके आते हैं, क्योंकि निबंध वाला पोर्शन है उस पर भी ध्यान देना जरूरी होता है और यूपीएससी की तरफ से इसलिए लेके आते हैं बाकी वाला एग्जाम का भी है वो कवर हो जाए इसमें। और बताइए अब आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि इसमें और क्या सुधार किया जा सकता है। शायद हमने कोई कोटेशन इसमें नहीं लिखा और कोटेशन लिखा होता तो अच्छा रहता, और साथ ही हमने सिंपल ऐसे लिखने की कोशिश की है और बीच में जो कहानियाँ डाल दी या फिर हमने जो ये कहावतें जिस प्रकार से इसकी फ्रेमिंग की है तो आप इसमें बता सकते हैं कि इसमें क्या मतलब और सुधार किया जा सकता है जिससे हम भी इसमें और इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं।
उम्मीद करते हैं ज़रूर इससे कुछ आपको सीखने को मिला ही होगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।